ओके, हाय एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं मिशेल फुको का व्हाट इज़ एन ऑथर के ऊपर वीडियो। तो हम देखते हैं, पहले था इंट्रोडक्शन, उन्होंने व्हाट इज़ एन ऑथर क्यों लिखा। दूसरा बायोग्राफी ऑफ मिशेल फुको, थीम ऑफ दिस टॉपिक व्हाट इज़ एन ऑथर का थीम देखेंगे पहले, मतलब थीम फिर इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। फिर व्हाट इज़ एन ऑथर, इस पर हम शॉर्ट समरी भी देख लेंगे, उन्होंने क्या क्या बताया, किसके बारे में बताया, ऑथर क्या क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, उसके बारे में। और इन्होंने जो वर्क लिखा है व्हाट इज़ एन ऑथर, इसका खासियत क्या है। एक्चुअली ये लिटरेरी क्रिटिक उस पर बेस्ड, उस जानरा पर इन्होंने व्हाट इज़ एन ऑथर लिखा है, ठीक है। तो ये एक तरह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी काम करता है। और लास्ट में देखने वाले कंक्लूजन, ठीक। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। हाँ, और ये है, बता दूं कि यह एम इंग्लिश जो लिटरेचर लिया है या फिर बीए इंग्लिश जो लिटरेचर जिन्होंने लिया है, तो लॉन्ग आंसर्स प्रैक्टिस के लिए है, जो 15-16 मार्क्स का जो पेपर आता है उसके लिए भी यहाँ के नोट्स बना सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में एक्चुअली यह जो व्हाट इज़ एन ऑथर, ये टॉपिक किस पर इंट्रोडक्शन है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन है, नॉट द बायोग्राफी ऑफ मिशेल फुको। ओके, उनका बायोग्राफी अगले पेज पे देखेंगे हम लोग। तो इन्होंने जो अपना एक टर्म दिया था डिस्कोर्स, ठीक, इसके ऊपर क्या क्या खासियत है उसको बताया गया है इस टॉपिक पे। आई मीन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। डिस्कोर्स क्या होता है हम आगे देखते हैं यहाँ पर पेज पे, ठीक है। डिस्कोर्स मीनिंग लिटरेचर, तो लिटरेचर में खासकर जो हम वर्बल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी इसका लिटरेचर अच्छा है, उसका लिटरेचर बेकार है, इसका में गहराई या नेचुरलिस्ट है, मतलब जो बातचीत, जो एक तरह से प्रवचन बोल सकते हो, जो प्रवचन दिया जाता है, सिंपल या फिर वर्बल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़, उसी को ही एक तरीके से डिस्कोर्स कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पर सिंपल वीडियो, सिंपल मतलब रखना चाहता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता मैं। आप इतना अभी के लिए इतना समझ समझ के रखिएगा, ठीक। अब चाहे तो दूसरे वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, डिस्कोर्स का फुल मीनिंग आपको मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह में, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, बता चुका हूँ। इन्होंने जो जितने प्रकार के डिस्कोर्स प्रेजेंट है उनके ऊपर कुछ कुछ खासियत, क्या खासियत है, क्या उनमें स्पेशलिस्टिक्स है, इसके बारे में बताया गया है। ये जो टॉपिक है व्हाट इज़ एन ऑथर, उस पर इन्होंने बताया गया है। नेक्स्ट अगला क्या है, द टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू एन ऑथर आर गिवन मोर स्टेटस, अटेंशन, मोर कल्चरल वैल्यू, द टेक्स्ट हैव नो ऑथर। आगे इन्होंने बात की है कि जो टेक्स्ट, मतलब जो जितने भी राइटर्स वगैरह हैं, उन्होंने कोई कोई में अपना नाम लिखा हुआ है, कोई कोई जो वर्क में राइटर्स लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा गया है, मतलब उन्होंने एनोनिमसली उसे पब्लिश करा दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुछ लोग हैं वह मानते हैं कि राइटर्स से क्या लेना देना, हमें तो कंटेंट से मतलब है, हमें कंटेंट पढ़ना है, ठीक। कंटेंट से मतलब होना चाहिए, हमें अंदर क्या कंटेंट है, क्या लिखा गया है, हम ज़्यादातर कंटेंट को फोकस करेंगे, कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, नॉट द राइटर्स। ओके, तो उसी पर ये पूरा जो ऐसे है बेस्ड है, मिशेल फुको का व्हाट इज़ एन ऑथर। तो आप इंट्रो यहाँ से लिख सकते हैं, करीब आधा पेज के लगभग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। इंट्रो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर अभी बचे बायोग्राफी ऑफ मिशेल फुको। बायोग्राफी
ठीक है, तो ये विकिपीडिया से लिया गया है पेज। तो पूरा नाम इनका है पॉल मिशेल फूको, इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा रहेगा फूको। ठीक, फ्रेंच के थे ये, फ्रेंच फिलोसोफर थे। बर्थ और डेथ देख लीजिएगा, याद होता है तो याद कर लीजिएगा। तो ये पॉलिटिकल राइटर्स पॉलिटिकल एक्टिविटी राइटर थे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के भी होते, मतलब राइटर थे ये। और इनका जो प्राइमरली एड्रेसेस जो वर्क होता है वह पावर और नॉलेज के बीच में ही होता है, पावर और नॉलेज के बीच में होता है। ठीक, और एक बात, इन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट था और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट या फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट मूवमेंट दोनों को देखा था। तो वह फूको दोनों को बैलेंस लेकर चलते हैं। मैं आगे बता दूंगा ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और स्ट्रक्चरलिज्म में अंतर क्या होता है, आगे बता दूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बायोग्राफी इतना काफ़ी होगा। हाँ, उसके बाद आता है थीम, जो इन्होंने लिखा है व्हाट इज एन ऑथर। यह इसका थीम क्या है, सेम चीज़ है। इन्होंने ये बताया है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है या फिर जो राइटिंग या फिर जो लिटरेचर होता है उसमें ऑथर का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता। कुछ कुछ लोग अपना ऑथर का नाम रख देते हैं क्योंकि उससे ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड होता है, मतलब कि कौन से राइटर ने क्या काम किया है, कौन से राइटर ने कौन से वर्क लिखे हैं। इसी वजह से कुछ कुछ राइटर्स अपना नाम प्रिंट करते हैं अपने वर्क्स में, लेकिन जो कुछ कुछ ऑथर हैं वह ये सब बिलीव नहीं करते, उनको कंटेंट से मतलब रहता है, अंदर क्या कंटेंट है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, तो आप थीम में भी उसी चीज़ को लिख सकते हैं। इन्होंने एक आइडियल तो नहीं बोल सकते, एक जो पर्सनैलिटी होता है ऑथर का उसके बारे में ही यहाँ पर थीम में बताया गया है। आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं। थीम हो गया, अब कुछ हाँ शॉर्ट समरी। ठीक है, जो व्हाट इज एन ऑथर है इसके ऊपर शॉर्ट समरी एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको जो इनका बायोग्राफी था फूको का, स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट। इसके बारे में थोड़ा इंट्रो दे देते हैं आपको। ठीक, क्योंकि चैप्टर में इसी के चारों ओर ही घूमने वाला है यह चैप्टर, यह वीडियो। तो सबसे पहले बता देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो यहाँ पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट मॉडर्निज्म के पैरेलल ही है, उसे पैरेलल रखा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। देखो, स्ट्रक्चर मतलब एक तरह से बेस, ब्लूप्रिंट जो कहा जाता है। ब्लूप्रिंट जैसे कि हम कोई घर वगैरह बनाते हैं, सिंपल एग्जांपल पर देख के बताता हूँ। घर वगैरह बनाता है तो इसके पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। जो इंजीनियर रहते हैं ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी ब्लूप्रिंट पर घर बनाया जाता है, ईंटा रखते हैं, फिर जो पिलर वगैरह, फिर उसके ऊपर छत वगैरह ढलाई होता है। उसी ब्लूप्रिंट पर पूरा घर बनता है। एक तरह से देखा जाए वह एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर पूरा काम किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी हम इसको लिटरेचर से कैसे जोड़ेंगे, इसको लिटरेचर से क्या लेना देना स्ट्रक्चरलिज्म का। देखो, लिटरेचर से इसका जो मीनिंग इस प्रकार निकलेगा कि जो अर्ली जो हमारे पोएट या फिर राइटर्स थे स्ट्रक्चरलिज्म तक के, जो जितने भी आए हुए हैं अब तक जो राइटर, उन्होंने जो वर्क लिखा है
एक तरीके से वो उस वर्क में उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया है कि इस वर्क का यह मीनिंग होगा, इस वर्क को ऐसे इंटरप्रेट करना है। सॉरी सॉरी ठीक है, उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकालना है। जैसे आप पोएम वगैरह पढ़ते हैं तो देखेंगे कि आप उसके मल्टीपल मीनिंग आते हैं। शायद कवि यह भी कहना चाहता है, यह भी कहना चाहता है, वह भी कहना चाहता है। ठीक, तो पोएम में खासकर मल्टीपल मीनिंग आता है। ठीक, जो ये मल्टीपल मीनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये कौन इसको कौन ये किस कैटेगरी फॉलो करता है? ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में फॉलो करता है, जिसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं रहता कि इसका इस प्रोस का या फिर इस पोएट्री का ये मीनिंग होगा, सिर्फ एक ही मीनिंग होगा। नहीं, इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। तो अब अंतर इतना है कि स्ट्रक्चरलिज्म ना थोड़ा सा मतलब सिंटैक्स ज़्यादा रहता है, मतलब एक तरह से हार्डकोर बोल सकते हो कि जैसा लिखा गया है वैसा ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता इसका मीनिंग कोई भी लिटरेरी वर्क का। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी या फिर डायनेमिक होता है कि उसका मीनिंग भी थोड़ा सा अपने मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज हो सकता है, कंटेक्स्ट ऊपर चेंज हो सकता है। ठीक, तो ये थोड़ा बेसिक था स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर। अब चाहे तो कुछ कुछ नोट्स यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक है, हम अब शॉर्ट समरी देखते हैं। तो ये ऐसे जब स्टार्ट होता है हमारा ये मिशेल फूको का वर्जिन ऑथर, तो स्टार्टिंग में ही इन्होंने जो रोनाल्ड बार्थेस इन पर इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किए थे स्टार्टिंग में ही, कि इन्होंने एक वर्क लिखा था, एक मिनट, इन्होंने एक वर्क लिखा था डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, इसमें रोनाल्ड बिलीव दैट ऑथर intentions should hold no special weight या weightage in interpretation of their writings। मीनिंग इसका क्या है? मीनिंग यह है कि जैसे ही कोई ऑथर अपना काम फिनिश करता है और या फिर उसे पब्लिश कर दिया जाता है, तो ऑथर को उसी वक्त डेड मान लिया जाता है, यानी कि उस काम के साथ ऑथर मतलब काम भी ख़त्म, ऑथर भी ख़त्म। सिंपल लैंग्वेज में यही है। तो जो रोनाल्ड बार्थेस है, उन्होंने अपना ऐसे लिखा था डेथ ऑफ द ऑथर, उनका यही मानना था। इसमें उन्होंने यही बताया गया है। आपका मतलब राइटिंग ख़त्म, मतलब जो लिटरेचर वर्क ख़त्म, इसी के साथ साथ ऑथर का काम भी ख़त्म। पर ऐसा नहीं है, इसी को क्रिटिसाइज़ किया गया है मिशेल फूको द्वारा। ठीक, मिशेल फूको यह मानते हैं कि मतलब उन्होंने माना है कि ऑथर इज़ नॉट डेड, ऑथर हमेशा ज़िंदा रहता है। कैसे? वह इमॉर्टल रहता है। कैसे? जैसे कि अपने काम के ज़रिए वह इमॉर्टल रहता है, अपने वर्क के ज़रिए वह इमॉर्टल रहता है। जैसे शेक्सपियर का एग्जांपल देख लीजिए, उन्होंने उनका जो एरा था 1400 के आसपास, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएट्री जो लिखा, उन्होंने सोनेट लिखा। भले ही वो डेथ मतलब आज के प्रेजेंट एरा में वह डेथ है, बट उनका कामों की वजह से उन्हें इमॉर्टल मतलब उन्हें याद किया जाता है। एक तरह से वो अपने काम की वजह से इमॉर्टल हो गए हैं। तो उसी को क्रिटिसाइज़ किया गया है मिशेल फूको द्वारा। ठीक है, उन्होंने रोनाल्ड बार्थेस को क्रिटिसाइज़ किया गया है। देखो, रोनाल्ड बार्थेस ने खुद ही लिखा है, मतलब उन्होंने कहा है कि
ऑथर्स इंटेंशंस शुड नॉट होल्ड स्पेशल वेटेज। मतलब काम, जो उनका काम है, ऑथर का काम है, उस पर उनका ऑथर्स का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह ये सब उनका जो इंटेंशन होता है, जो व्यू होता है, कोई लेना देना नहीं रहता है। हमें टेक्स्ट के मतलब होना चाहिए, टेक्स्ट उनका अंदर कंटेंट की, ऐसा कहा गया है रोनाल्ड बार्थ्स ने। इसी को क्रिटिसाइज़ किया गया है मिशेल फुको के द्वारा। आप चाहे तो अपने लैंग्वेज पे लिख सकते हैं, समझने के लिए मैंने बता दिया है। ओके, आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट, मतलब पहला जो स्टार्टिंग का जो ऐसे में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, फिर जो अगले कुछ पॉइंट्स में फूको जी ने बताया है कि व्हाट इज़ एन ऑथर का जस्टिफिकेशन करेंगे कि ऑथर क्या क्या होता है, हम किसे ऑथर कहेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ग्रोसरी लिस्ट सामान के लिए चावल लेना है, दाल लेना है, तेल वगैरह लिस्ट बनाया है, आप लिखे हैं तो आपको ऑथर थोड़ी बोल देंगे। आपको आप जो भी कुछ भी लिखेंगे आपको ऑथर थोड़ी बोल देंगे। उसी का इन्होंने आगे जस्टिफिकेशन दिया है। पहले में तो क्रिटिसाइज़ किया, ये होता, ये नहीं होना चाहिए, फिर आगे बता रहे हैं आप ऑथर किसे कहा जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम प्राइमरी कंसर्न टू शो देयर रिलेशनशिप विद टेक्स्ट। जो ऐसे है व्हाट इज एन ऑथर, इस पर इन्होंने उसके जो पहला कंसर्न तो उनका यही है कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, किसके थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू। टेक्स्ट और अंदर जो मीनिंग छुपा रहता है, ऑथर, टेक्स्ट और रीडर, इसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आप सिर्फ यहाँ तक लिखिएगा, काफ़ी है, आगे इधर ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट तक जाने का। अगला पॉइंट है हमारा मिशेल फुको। ठीक है, ये मैं क्या था, हाँ, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मिशेल फुको है, यह स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसी दोनों जो ये आइडियोलॉजी है, इसी के बीच में इन्होंने अपना वर्क लिखा है। दोनों जो आइडियोलॉजी है, दोनों को बैलेंस करके इन्होंने अपना वर्क लिखा है। ठीक है, तो जाहिर की बात है फिर इनका जो व्हाट इज एन ऑथर जो ऐसे है, इस पर स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का इफ़ेक्ट भी तो पड़ेगा। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा होगा। आप रिकॉल करिए स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मैंने क्या बताया था। ठीक है, थोड़ा वीडियो को बैक फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, मिशेल फूको ऑल्सो द फॉलोअर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और पोस्ट स्ट्रक्चर एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, दोनों के बीच में बैलेंस इन्होंने करके अपना वर्क लिखा था। ठीक, so by the use of the ideas of structuralism and post-structuralism, Foucault have come to the conclusion that authors should give the author's name in their writings. तो जो यहाँ पर फूको यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें, मतलब ऑथर को अपना वर्क, अपने जो राइटिंग या फिर क्रिएशन है उस पर अपना नाम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अर्लियर जो पहले क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म के पहले ऑथर अपना नाम गुमनाम रखते थे। ठीक है, वो एनोनमसली प्रिंट कर देते थे, पब्लिश कर देते थे। वह सोचते थे ऑथर का नाम ज़रूरी नहीं है। पर यहाँ पर फूको उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया है ऑथर का नाम क्यों ज़रूरी है। ठीक, एक्चुअली वो बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं। वह कभी कभी ऑथर का नाम नहीं देना चाहिए, यह बात भी बिल्कुल सही है, पर कभी कभी देना भी चाहिए। ठीक है,
तो क्यों देना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में उन्होंने आगे बताया गया है। फूको एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑथर्स नेम। ठीक है, फर्स्टली पहले एक मिनट, फर्स्टली द ऑथर्स नेम प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन ऑफ द क्रिएटर। मतलब यदि किसी वर्क, किसी क्रिएशन पे ऑथर का नाम है तो यह प्रूफ हो जाता है और जस्टिफाई करता है कि यह ओरिजिनल क्रिएशन है। एक तरह से ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि यह ओरिजिनल क्रिएटर है। हम मतलब जो अंदर जो कंटेंट होगा वह ओरिजिनल है, तो कोई फेक नहीं है और कुछ बकवास बिल्कुल नहीं लिखा गया है, बिल्कुल ओरिजिनल के बराबर है। ओरिजिनल ही एक तरीके से ऑथेंटिकेशन देता है। दूसरा, प्रोवाइड बैकग्राउंड आइडिया ऑफ द क्रिएटर और राइटर। तो ऑथर्स के नाम से हमें उसका जो बैकग्राउंड, प्रीवियस हिस्ट्री, उन्होंने प्रीवियस में कैसा वर्क किया था, कैसा लिखा था, उनके जो राइटिंग्स है वह पढ़ने लायक है या नहीं, उनके बैकग्राउंड, इकोनॉमिक कंडीशन, बैकग्राउंड, जो आइडिया, जो सोसाइटी कैसा था, उसके बारे में बताया जाता है। तो इसी को ही इसी को ही इम्पोर्टेंस दिया। मतलब इससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं कि ऑथर का नाम बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आगे तो इसके बाद है फर्दर फूको शेयर्ड हिज व्यू ऑन द व्हाट इज एन ऑथर। उन्होंने आगे व्हाट इज एन ऑथर, उसके बारे में और आगे डिटेल में और बताया गया है कि टू थीम्स, एक एन ऑथर मस्ट फॉलो टू थीम्स। ठीक, ऑथर कम से कम, यदि कोई अच्छा ऑथर है, हर कोई ऑथर मतलब हर आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं उन्हें ऑथर नहीं किया जा ऑथर नहीं बोला जा सकता। एटलीस्ट कम से कम उसमें दो कोई मेजर थीम्स होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे ऑथर्स या फिर व्हाट इज एन ऑथर जो ऐसे है उसका हम जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। ठीक, तो जो दो थीम्स है क्या है, टुडेज राइटिंग फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम एक्सप्रेशन। दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन राइटिंग एंड डेथ। तो इसको देख लेते हैं। टुडेज राइटिंग फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि देखो, जैसे मैंने बताया था फोर स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें क्या था कि एक ही एक्सप्रेशन, एक ही मीनिंग, उस पर बाउंड नहीं रहना है। जो राइटर्स, जो रीडर है वह फ्री है, लिखा है ना, फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम द एक्सप्रेशन। जो एक ऑथर्स को अपने जो ख्याल, जो विचार है, एक ही एक्सप्रेशन पर बाउंड नहीं रहना है, फ्री रहना है, उसी बारे में बताया गया है। ठीक है, उनका जो ये पहला थीम है, मतलब एक राइटर को इस प्रकार से फ्री होना चाहिए। ठीक, पहला थीम मतलब एक ऑथर में यह थीम होना चाहिए, जो आइडियोलॉजी को बिलीव करता हो, इस प्रकार का आइडियोलॉजी। ठीक है, दूसरा थीम फॉलो दू, दूसरा थीम फूको, दूसरे कैटेगरी जो दूसरा थीम के बारे में बताते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन राइटिंग एंड डेथ। जो व्हाट इज एन ऑथर, उसको जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने दो थीम बताया था, पहला बता चुका हूँ। दूसरा थीम में इन्होंने बताया है कि राइटिंग एंड डेथ के बारे में रिलेशनशिप बताया गया है। मीन्स जैसे कि मैंने बताया था, रोनाल्ड बार्थ ने क्या किया था, डेथ ऑफ द ऑथर, मतलब ऑथर का काम या फिर क्रिएशन ख़त्म, तो उसी के साथ साथ ऑथर को भी डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वह इमॉर्टल हो जाए, उसी के साथ साथ इमॉर्टल हो जाए, ऑथर का नाम पूरा इमॉर्टल हो जाए उसी के साथ साथ, यह मानना था कई लोगों का। ठीक है, इसमें खासकर ये ग्रीक मैथोलॉजी में हम देखते हैं, भले ही जो प्रोटोगोनिस्ट, जो हीरो वगैरह रहते हैं, उन्हें एंड पे मार दिया रहता है, अपने कुर्बानी देना पड़ता है, सैक्रिफाइस एक तरीके से, ताकि उनका जो काम है, उनकी यादें, मेमोरी, वह हमेशा इमॉर्टल, अमर हो जाए। इसी प्रकार का
जो आइडियोलॉजी है, मतलब ये राइटिंग एंड डेथ, रिलेशनशिप बिटवीन राइटिंग एंड डेथ, ये जो थीम है, यह पहले जो ग्रीक के जो राइटर थे, और कुछ कुछ अभी भी हैं, कुछ जो राइटर्स है वह अपने ऑथर को किल कर देते हैं या फिर कोई भी कैरेक्टर को किल कर देते हैं ताकि इमॉर्टल बनाने के लिए। तो ये दो तरीके का थीम है जो बताता है व्हाट इज एन ऑथर। ऑथर किस प्रकार के हो सकते हैं, वो किस प्रकार के थीम को फॉलो करते हैं, उसी को जस्टिफिकेशन देने के लिए फूको ने दो प्रकार का थीम बताया है। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये वाले में कुछ पॉइंट्स है मैं बता चुका हूँ। इट मीन्स दैट टेक्स्ट इज नॉट बाउंड टू सिंगल मीनिंग और मैसेज टेक्स्ट में कंटेन मल्टीपल मीनिंग। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से आप। आगे देखते हैं हम। हाँ, आगे देखते हैं। इसके बाद फूको, उन्होंने थीम के बारे में बता दिया, दो प्रकार के थीम होते हैं जो ऑथर लोग यूज करते हैं। उसके बाद किस प्रकार के ऑथर होते हैं उनकी कैटेगरी बताया गया है। ठीक, पहला है ट्रांस डिस्कर्सिव, दूसरा है इनिशिएटर्स या फिर फाउंडर्स ऑफ डिस्कर्सिविटी। ठीक, तो मीनिंग पहले देख लेते हैं। देखो, ट्रांस का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, बियॉन्ड, मतलब उसके अपर लेवल में, नेक्स्ट स्टेप, उससे और आगे, उसका मीनिंग होता है ट्रांस। डिस्कर्सिव मतलब क्या होता है, विदाउट एनी ऑर्डर, एनी सीक्वेंस, विदाउट एनी ऑर्डर, मतलब उसी पर फिक्स नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ते जाना, इसका मीनिंग वही होता है। आप उससे आगे बढ़ते जाते हैं, बियॉन्ड। ठीक, मतलब दो तरह का कैटेगरी कहा बताया गया है, टू काइंड्स ऑफ ऑथर्स। पहले में ट्रांस डिस्कर्सिव, इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है होमर और अरिस्टोटल और जो चर्च के फादर्स हैं उनके बारे में। तो एग्जांपल कहाँ से मिला मुझे मिला खुद मिशेल फूको का जो टेक्स्ट ऐसे है उनका जो बुक से ही मिला है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, अपने तरफ से कोई भी ऐड नहीं किया हूँ। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया है, बट इससे मीनिंग तो यही निकल रहा है कि ऑथर्स, इसमें क्या होता है ट्रांस डिस्कर्सिव में, ऑथर फॉलो वन टाइप ऑफ स्पेशलिटी इन योर राइटिंग एंड वर्क, मतलब वो अपने ही एक तरीके से जो फील्ड है उस पर ट्रांस मतलब आगे बढ़ते रहते हैं, उस पर वर्क करते रहते हैं। ये इस मतलब जो ऑथर है अरिस्टोटल, वो इसी कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, यही बताया गया है। दूसरा में क्या है, इनिशिएटर्स या फिर फाउंडर्स ऑफ डिस्कर्सिविटी। ठीक, डिस्कर्सिविटी मीन्स क्या होता है, विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर या फिर रैंडमनेस बोल सकते हो एक तरीके से, मतलब मल्टीपल, रैंडम मतलब मल्टीपल, एक ही चीज़ पर फोकस नहीं होना है। मल्टीपल जो आइडियाज़ आते हैं ना, मल्टीपल आइडियाज़, ऑलराउंडर टाइप का, जो कुछ ऑथर हैं ऑलराउंडर टाइप के होते हैं। ऑलराउंडर मीन्स मल्टीपल व्यू रखने वाले। वैसे ऑथर्स को दूसरे कैटेगरी में रखा गया है। देख सकते हैं, ऑथर गिव द आइडिया एवर डिफरेंट जॉनरा या फिर टाइप्स, उन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें डेप्थ में एग्जांपल नहीं दिया है, बस फूको ने बताया गया है कि जो 19th सेंचुरी यूरोप वाले थे, उनके जो राइटिंग्स, जो वर्क्स थे, वह इस कैटेगरी में, जो उनके ऑथर इस कैटेगरी फॉलो करते हैं, फाउंडर ऑफ डिस्कर्सिविटी में। और जो एरिस्टोटल, थॉमस और फादर के जो चर्च का फादर इस कैटेगरी में, ट्रांस डिस्कर्सिव में फॉलो करते हैं। ठीक, तो व्हाट इज एन ऑथर, इसमें हमने देख लिया है। पहले तो देखा, क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, किसको, रोनाल्ड बार्थ्स को। फिर उन्होंने बताया कि ऑथर का नाम क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, उसमें फिर बताया गया है कि ऑथर लोग ज़्यादातर कौन से थीम यूज़ करते हैं, दो मेजर थीम्स के बारे में बताया था मैंने। ठीक, फिर आगे उन्होंने बताया कि दो ऑथर्स में कौन कौन से कैटेगरी हो सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और आगे और है ऑथर फंक्शन करके, आप यूट्यूब में या फिर उनके गूगल में सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे।
ऑथर फंक्शन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बाद में और कभी देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, शॉर्ट समरी हो गया है। बचा है हमारे पास फैकल्टी ऑफ मिशेल फूको और कंक्लूजन बचा है। ठीक है, इस फैकल्टी ऑफ फूको क्रिटिसिज्म, उनका जो क्रिटिसिज्म करने का तरीका कैसा था उसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखो, मैंने पहले बताया था मेंटेन बैलेंस अप्रोचेस रखे थे किसके बीच में, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। ठीक है, वह जो भी बोलते थे सोच समझ कर बोलते थे फूको। ठीक है, उन्होंने दूसरे पॉइंट में है हैज़ गिवन रेस्पेक्ट टू ओल्ड ऑथर एज वेल एज न्यू ऑथर्स टू। ठीक है, उन्होंने जो पुराने जो ऑथर थे उनको भी रेस्पेक्ट किया है और जो न्यू ऑथर है उनके वर्क को भी रेस्पेक्ट दिया गया है। ठीक है, ये उसकी खासियत था। आगे है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या फिर जो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, बाकी ज़्यादातर तो वही रहता है कि इन्होंने बैलेंस अप्रोच रखा अपने क्रिटिसिज्म में। ये न्यू और ओल्ड दोनों ऑथर्स को रेस्पेक्ट करते थे। इन्होंने बताया ऑथर्स का नाम क्यों ज़रूरी है, और कभी कभी ऑथर्स का नाम एनोनिमस रखा जाता है क्योंकि कुछ लोग हैं जो कंटेंट टेक्स्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन द ऑथर्स नेम। ओके, तो थैंक यू। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाद में मिलते हैं। गुड बाय।